जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एसएससी एमटीएस की एक और नई क्लास में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में 4 फरवरी को जो आपका पेपर है दोस्तों वो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, सारे क्वेश्चन सिलेक्शन वाले हैं। अगर आप लोग भी लेना चाहते हैं दोस्तों सिलेक्शन तो ये क्लास बिल्कुल आप लोगों के लिए दोस्तों। मात्र 4 दिन बचे हुए और 4 फरवरी को पेपर है दोस्तों। ठीक है, तो इस क्लास से आपको बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलने वाले दोस्तों। ठीक है, तो बिना समय गंवाए क्लास को स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बताइए। बाण भट्ट, कालिदास, रवि कीर्ति या वत्स भट्टी? तो इसका आंसर आएगा बाण भट्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 बताइएगा। पुष्यमित्र शुंग की राजधानी कहां पर थी? कटक, नालंदा, कलिंग या पाटलिपुत्र? दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको दोस्तों टॉप 60 क्वेश्चन पूछने वाला हूं। कितने? टॉप 60 क्वेश्चन पूछूंगा और आप सभी से अनुरोध है आप लोग जरूर कमेंट करके बताना कि आपका स्कोर कितना हुआ 60 क्वेश्चन में से दोस्तों। ठीक है, सारे क्वेश्चन सिलेक्शन वाले हैं। 100% यहां से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले आपको एग्जाम में। तो दोस्तों पुष्यमित्र शुंग ने दोस्तों इनकी जो राजधानी थी वो कहां पर थी? पाटलिपुत्र थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। एमएस धोनी को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 2007, 2017, 2009 या 2010? तो एमएस धोनी को 2009 में दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, छऊ निम्न में से किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है? केरल, गुजरात, झारखंड या हरियाणा? तो दोस्तों आप कहोगे गुजरात का, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5। विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन थे? दारा सिंह, उदयचंद और मालवा सिंह या केडी जाधव? तो आप सभी का जवाब आएगा उदयचंद, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में विष्णु नारायण भातखंडे के अनुसार रागों की उत्पत्ति कितने थाटों में हुई है? बताइए दोस्तों। आप सभी से अनुरोध है अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जितने भी स्टूडेंट दोस्तों यहाँ पे 20 टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें 20 ही है ना? नहीं 20 नहीं होगा, 10 होगा, 10 होगा, 10 और 10 टिक करेंगे यहाँ से आप लोग। कितने होंगे? 10 होंगे दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग स्क्रीन पर, ये बताइएगा। टेनिस को ओलंपिक खेलों में किस वर्ष में शामिल किया गया था दोस्तों? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1935, 1948, 1927 या 1896? तो सही जवाब आ जाएगा 1896 में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आप लोग अपना स्कोर जरूर चेक करना दोस्तों। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मैंने सेलेक्टेड लिए, सारे क्वेश्चन सिलेक्शन वाले दोस्तों। 100% इस क्लास से आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, आपके पास मात्र 4 दिन बचे हुए दोस्तों। ठीक है, 4 दिन में दोस्तों आप जितना रिवीजन कर सकते हो उतना आपके लिए बेस्ट होने वाला है। और मैं ये क्लास इसी टाइम पर लेके आऊंगा 7 बजे आप लोगों के रिवीजन के लिए। ठीक है, निम्न में से कौन सी एक कर्नाटक संगीत की शैली है? धामर, ध्रुपद, चतुरंग या स्वर जाति? तो सही जवाब आ जाएगा स्वर जाति, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत के पश्चिमी तटीय मैदानों के मध्य विस्तार को किस नाम से जाना जाता है? कन्नड़ तट, कोंकण तट, मालाबार तट या कोरोमंडल तट? तो आप ये कहोगे गुरु इसको कन्नड़ तट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, अब ये अपने आप में बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, पेशेंस बनाए रखने दोस्तों। आज मैं तो रीडिंग के अच्छे खासे क्वेश्चंस मैंने ऐड किए। मैंने आपके लिए बिल्कुल एक्सपेक्टेड संभावित पेपर, मॉडल पेपर जो भी है वो आपके लिए तैयार किया है दोस्तों 4 फरवरी वाले स्टूडेंट के लिए। ठीक है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपए है। कोई दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद वस्तु को बेचता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 991 रुपए है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। अगर दोस्तों आपको क्रय मूल्य दे रखा है, अगर आपको विक्रय मूल्य पता चल जाए तो आप लाभ प्रतिशत का अंतर आसानी से निकाल सकते हो दोस्तों। तो यहां से आपको विक्रय मूल्य का पता चलेगा, बेचता है यहां से। तो दोस्तों देखो, आपको पता है दोस्तों जो छूट दी जाती है वो हमेशा किस पे दी जाती है? अंकित मूल्य पर दी जाती है। अब 1500 रुपए का अंकित मूल्य है, अगर आप 20% की छूट दे रहे हो तो उसको सामान को 80 रुपए 80% पर ही तो बेच रहे हो। तो यहां से आपकी सेलिंग प्राइस निकल जाएगी दोस्तों। तो यहां से देखो आपकी क्या निकलेगी? सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस अभी कितनी निकलेगी वो देखो दोस्तों, हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखो दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो डालोगे। ठीक है, 15 8 120 यानी 1200 रुपए क्या निकल जाएगी? सेलिंग प्राइस। अब आपके पास सेलिंग प्राइस भी है और आपके पास कॉस्ट प्राइस भी है। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 991। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस करके निकाल दो कितने का प्रॉफिट, कितने का आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। 9 आ जाएगा और 9 में से 9 गया 0 आ जाएगा और 11 में से 9 घटाओगे 209 रुपए का क्या मिला? प्रॉफिट मिला। चाहे दोस्तों प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, चाहे मतलब हाँ चाहे आपको लाभ हो चाहे हानि हो, किस पे निकलती है? कॉस्ट प्राइस के ऊपर, यानी 991 के ऊपर निकालना है। और आपको वैल्यू प्रतिशत में पूछी दोस्तों, है यही पूछी ना दोस्तों? अच्छा दोस्तों, आपको प्रतिशत में वैल्यू नहीं पूछी, खाली आपको यही पूछा है कि आप तो लाभ बता दीजिए। तो लाभ आप कहोगे 209 रुपए का लाभ हो चुका, तो इसमें सी ऑप्शन टिक कर लोगे। ठीक है, उसमें प्रतिशत में नहीं पूछा। अगर प्रतिशत में पूछता तो आप ऐसा करते। ठीक है, तो फिलहाल आपको यही पूछा तो आपको ऐसा ही करना है। एक और क्वेश्चन, शानदार सा क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और आपको आंसर मिनट में पूछा, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन पढ़ते पहले, यदि
यदि राम एक निश्चित यात्रा अपनी सामान्य चाल से 60% चाल से तय करता है तो वह 36 मिनट की देरी से गंतव्य पर पहुंचता है। गंतव्य तक पहुंचने में उसका सामान्य समय ज्ञात करना है दोस्तों, ओरिजिनल टाइम ज्ञात करना है। और आपने क्या सीखा है गुरु, ये जो चाल होती है मेरे भाई, ये जो चाल होती है वो समय के जस्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है दोस्तों, ठीक है। चाल और समय का अनुपात इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों, ठीक है। अब देखो दोस्तों, यहां से अगर मैं आपको 60% की फ्रैक्शन वैल्यू बताऊंगा तो 2/5 होगी, ठीक है। पहले वो दोस्तों 5 की चाल से जाता था, यहाँ पे आप नोट कर लेंगे समय। देखो पहले वो 5 की चाल से जाता था, अब उसको कितने होगी, 2 कम, यानी यहाँ पर कितने देखने को मिलेगा, 3 की कमी होगी। 2 कम हो गया ना, यहाँ पे 3 देखने को मिला। अब मैंने बताया जस्ट इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इनका रेशियो बदल जाए, उल्टा हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5। अब आप देख पा रहे हो कितने अंतर, यहाँ पे समय का अंतर कितने का आ रहा है, 2 मिनट का। कितने का अंतर आ रहा है, 2 मिनट का अंतर आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कितने का अंतर आ रहा है, 36 मिनट का। तो 2 का मान 36 मिनट दे रखा है। देख पा रहे होंगे कितने गुना, 18 गुना आपको दिख रहा है। आपको उसने क्या पूछा है, आपको पूछा है गंतव्य तक पहुंचने में उसका सामान्य समय ज्ञात करना है, ठीक है। आपको सामान्य समय पूछा दोस्तों, है ना। 3 का मान पूछा है, 3 का मान, सामान्य समय कितना 3, तो 18 को 3 से यहाँ पे गुणा कर लो, आपका आंसर पता चल जाएगा कि उसको 54 मिनट लगने वाले हैं दोस्तों। कितने, 54 मिनट लगने वाले हैं यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। किसी को कोई डाउट है क्या, कोई डाउट नहीं है ना। अगला क्वेश्चन आप स्कोर जरूर चेक करना दोस्तों, 60 में से आपके कितने क्वेश्चन बनते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितने जिले हैं, 640, 620, 630 या 610। सही जवाब आ जाएगा 640 हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे फिलहाल, भारत सरकार अधिनियम आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी, 2015, 2010, 2022 या 2020। तो आप कहोगे गुरुजी ये 2020 में स्टार्ट की गई थी। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, ये क्लास डेली इसी टाइम पर आती है। इसके 1 घंटे बाद दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी की क्लास आएगी दोस्तों, क्योंकि उनके एग्जाम ही 2 फरवरी से स्टार्ट है, ठीक है। डैश में लोकगीतों को रागिनी कहा जाता है, बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो सही जवाब आ जाएगा हरियाणा में दोस्तों। लोकगीतों को क्या कहा जाता है मेरे भाई, हरियाणा में लोकगीतों को रागिनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रागिनी। अगला क्वेश्चन, सकेवा डैश के कीरत खम्बू राय समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्योहार है, गोवा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों बताइए दोस्तों, ये जो त्योहार है खम्बू राय, ठीक है, कीरत, ये त्योहार है दोस्तों, ये मतलब किस राज्य में मनाया जाता है। तो आ जाएगा आंसर सिक्किम दोस्तों, ठीक है। 36वां संशोधन याद है ना दोस्तों, 1975 का, जिसमें सिक्किम को शाही राज्य का दर्जा दिया गया था। अब ये आपके सामने एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का, सॉल्व करेंगे आप लोग। यदि एक निश्चित कूट भाषा में गेट को FAT फैट लिखा जाता है, ल्यूट को क्यूट लिखा, मतलब KUT क्यूट लिखा जाता है, कूट लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में काइट को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखेंगे दोस्तों आप लोग, G आता 7 नंबर पर और F आता 6 नंबर पर, यानी कि -1 देखने को मिला है। A आता 1 नंबर पर, ए तो ए ही दे रखा है दोस्तों, ए का आप हटा देंगे, टी का टी, ई गई, मतलब फर्स्ट वाले अक्षर में ये है दोस्तों, जो भी है, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों के में -1 करो, के आता 11 नंबर पर, और 11 में से 1 माइनस करो 10, और 10 पे आता जे के बाद दोस्तों यही आंसर आएगा, ITE, JIT किस में देखने को मिल रहा है, JIT फर्स्ट वाले ऑप्शन में देखने को मिल रहा है ना। हाँ, तो फर्स्ट वाला आंसर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बैडमिंटन में 0 पॉइंट को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन लव, दूसरा ऑप्शन प्ले, तीसरा ऑप्शन इन और चौथा ऑप्शन आउट। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। सही आंसर आएगा, इसको लव कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला भारतीय पहलवान कौन थी, साक्षी मलिक, बबीता फोगाट, गीता फोगाट या अलका तोमर। तो सही जवाब आ जाएगा स्टूडेंट गीता फोगाट, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, हिंदुस्तानी संगीत में मियाँ की तोड़ी को क्या कहा जाता है, राग, छंद, तनम या कीर्तन। भाई आप लोगों ने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और ज्यादा ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करेंगे दोस्तों, ठीक है। आज मैं आपको वही क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं जो आपको 4 फरवरी के एग्जाम में पूछे जाएंगे SSC MTS के, ठीक है। फिलहाल इसका आंसर राग आएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्न में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है, चंफाई, इडुक्की, शेरशिप या एर्नाकुलम। तो आंसर आएगा शेरशिप, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, पेशेंस बनाए रखना और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। A, B और C तीनों मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, A और B अकेले उसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। A और B अकेले बोला दोस्तों, गलती मत कर लेना, यानी A भी 36 दिन में कर रहा है और B भी 36 दिन में कर रहा है, पढ़ने में गलती मत करना। तो C अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। पहले तो दोस्तों देखोगे ये तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, A, B और C। अगर ये तीनों मिलते हैं तो इस काम को 36 दिन में निपटा रहे दोस्तों, 36 दिन में। लेकिन A कह रहा मैं अकेले इस काम को 36 दिन में कर रहा हूं। नहीं, तीनों मिलते तो इस काम को 12 दिन में निपटा रहे हैं, यहाँ पे लिखो 12 दिन, ठीक है। हाँ, यहाँ पर ये 12 दिन में, लेकिन ये जो A है वो 36 दिन में कर रहा है अकेले, और ये जो B है वो भी अकेले 36 दिन में ही निपटा रहा है। तो इनसे कटने वाला नंबर क्या हो जाएगा, 36। इनका एलसीएम कितना आएगा, 36।
तो इन तीनों की क्षमता कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी दोस्तों, और ए की क्षमता कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ए की क्षमता 1 आ रही है और बी की क्षमता भी 1 आ रही है, ठीक है। क्वेश्चन ने क्या कहा है, सी अकेले इस काम को कितने दिन में कर, देखो ए और बी की दोनों की मिला के क्षमता 2 आ रही ना, तो अगर मैं दोनों की मिला के क्षमता 2 रख देता हूं और तीनों की मिला के सी की 3 है, तो आप कॉमन सेंस लगा के ये कह सकते हैं गुरु की सी की क्षमता 1 है। तो उसने पूछा सी कितने दिन में काम करेगा, टोटल काम 36 है और सी की क्षमता 1 है, तो वे इस काम को 36 दिन में निपटाएगा, ऑप्शन नंबर ए। किसी को कोई डाउट है क्या? अगला क्वेश्चन देखेंगे, फिलहाल आप लोग नहीं है तो अगला क्वेश्चन, कर्नाटक संगीत का जनक किसे कहा जाता? विद्याधर को, पुरंदर दास को, विश्वनाथ अय्यर को, या तिरुनाल राम शर्मा को? तो ये आप टिक करेंगे, पुरंदर दास को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन स्टार्ट होने जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बताइएगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित प्रमुख पर्वत श्रृंखला कौन सी है दोस्तों, बताइए। सुलेमान, हिमालय, काराकोरम या हिंदुकुश पर्वत? दोस्तों अगर मैं बात करूं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में दोस्तों कौन सी सीमा निर्धारित है दोस्तों, बताइए। तो आप इनके बीच में कौन सी रेखा दोस्तों, रेखा का नाम है डूरंड रेखा। क्या टिक करोगे? डूरंड रेखा दोस्तों, डूरंड रेखा, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच में दोस्तों रेड क्लिफ रेखा है, ठीक है, और भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। फिलहाल दोस्तों इसमें पर्वत पूछा है तो वो है दोस्तों हिंदुकुश पर्वत, ऑप्शन नंबर डी। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस पड़ोसी देश से लगती है जहां कई पहाड़ियां भी हैं? चीन, नेपाल, पाकिस्तान या बांग्लादेश? बताएंगे दोस्तों। जहां पर दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बांग्लादेश की बात करूं। कितने किलोमीटर की सीमा है दोस्तों? 40-46 किलोमीटर की, 40-96 किलोमीटर की इसकी सीमा है दोस्तों लगभग। पॉइंट में और भी कुछ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग ये बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 30 मतलब 25। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? रीजनिंग का नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, लॉजिक लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। लेकिन दोस्तों आपको अगर सिलेक्शन लेना है, अगर वो सिलेक्शन की आग आपके अंदर लगी हुई है तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास देखें, बीच में स्किप ना करें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है क्लास, ठीक है। इससे आपको आपका अपना स्कोर पता चलेगा, कितना स्कोर देखने को मिल रहा है। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन देख रहे होगे तो ये आपको देखने को मिल रहा है 11 का क्यूब दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है 11 का क्यूब। ये किसका? 9 का क्यूब दिख रहा है, बिल्कुल 9 का क्यूब दिख रहा है। ये 7 का क्यूब दिख रहा है और ये आपको 5 का क्यूब देखने को मिल रहा है। तो अगला नंबर देखो, सारी दोस्तों विषम संख्या दिख रही है, 11, 9, 7, 5। अगला नंबर 3 का क्यूब आएगा। अगला नंबर क्या आएगा मेरे भाई? 3 का क्यूब। और 3 का क्यूब कितना होता है? कितना होता है दोस्तों? 27 होता है। कितना होता है दोस्तों? 27 होता है। कितना? 27 होता है, ठीक है। तो अगला नंबर 27 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 3 संख्याएं दे रखी है 4, 5, 6 के अनुपात में और उनका लघुत्तम समापवर्तक 180 है, तो उनका महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। अगर दोस्तों मैंने कहा कि आप मुझे 4x, 5x और 6x का आप मुझे एलसीएम निकाल के बताओ, तो आप क्या कहोगे? इनका जो एलसीएम आने वाला है 12 पंचे 60, यानी 6 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 6 दूनी 12 एलसीएम होगा और 12 पंचे 60। तो इनका जो एलसीएम आपने निकाल के दिया 60, कितना निकाल के दिया आपने? 60। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है भाई मैंने तो 180 निकाला है, तो इस 60x का मान 180 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से आप x का मान निकालोगे दोस्तों, कितने गुना दिख रहा है यहाँ पे? 3 गुना दिख रहा है। कितने गुना? 3 गुना। क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा? उसका महत्तम समापवर्तक। क्या पूछा? महत्तम समा। क्या इन तीनों में कुछ कॉमन दिख रहा है दोस्तों? क्या आपको इन तीनों में कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं कॉमन दिख रहा है, तो जब कॉमन नहीं दिखता तो 1 मानते हैं दोस्तों। तो HCF कितना दोस्तों? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर आपके सामने लिख देता हूँ, यहाँ पे कितना है HCF आपने इनके बीच में क्या निकाला? कॉमन 1। और आपका दोस्तों यहाँ पर ये एलसीएम का कितना गुना है दोस्तों? 3 गुना। तो इसको भी 3 गुना कर लो, क्योंकि आपने महत्तम समापवर्तक ही पूछा आपसे, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपको यहाँ से लॉक करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग स्टूडेंट्स, भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? प्रत्यक्ष क्षेत्र जिसको आप टर्शियरी सेक्टर कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र जिसको आप प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, और द्वितीयक क्षेत्र जिसको आप सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं इंग्लिश में। इकोनॉमिक का क्वेश्चन है और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब आएगा प्रत्यक्ष क्षेत्र यानी टर्शियरी सेक्टर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था? कृषि पर, सेवा पर, भारी उद्योग पर या निर्यात बढ़ाना? बताइए दोस्तों। देखो दोस्तों, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना चली थी दोस्तों वो 1956 से लेकर 61 तक चली थी दोस्तों, ठीक है। और ये दोस्तों ये योजना थी दोस्तों पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित। पीसी महालनोबिस, ये जो योजना थी दोस्तों पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। ये योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी दोस्तों, ठीक है। फिलहाल इसका आंसर जो आएगा मेरे भाई, इस ये योजना भारी उद्योग पर जोर दिया गया था इस योजना में, ठीक है। अदृश्य हाथ की अवधारणा किस आर्थिक व्यवस्था से जुड़ी है? साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद या मिश्रित अर्थव्यवस्था? तो आप कहोगे ये पूंजीवाद से जुड़ी हुई दोस्तों, कैपिटलिस्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भांगड़ा किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है? गोवा, पंजाब, महाराष्ट्र या हरियाणा? तो ये जो भांगड़ा है मेरे भाई ये पंजाब का है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रऊफ नामक लोक नृत्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में प्रसिद्ध है? गोवा, असम, जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश? तो आप कहोगे जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन नंबर डी।
अगला क्वेश्चन देखेंगे 0.64 और 0.81 के बीच मध्यानुपाती ज्ञात करना है। देखो दोस्तों, जब भी मध्यानुपाती का क्वेश्चन आता है तो आप क्या करते हो, अंडर रूट में ए बी को करते हो दोस्तों, ठीक है। ए आपका ये है और बी आपका ये है, ठीक है, तो वही आपको करना है। तो 0.64 मल्टीप्लाई 0.81, ठीक है, इनको आप रूट में बंद कर लोगे। अब आप ये पॉइंट हटाओगे मेरे भाई तो नीचे क्या आएगा, 00। इस पॉइंट को हटाओगे मेरे भाई तो नीचे क्या आएगा, 00, ठीक है। अब आप ध्यान से देख पा रहे होंगे 64 किसका वर्ग है, 8 का वर्ग है, ठीक है, मल्टीप्लाई। और ये 81 किसका, 9 का वर्ग है। इनको गुणा करोगे 10,000 आएगा, इनको गुणा करने पर क्या आ रहा है, 10,000 आ रहा है। और 10,000 किसका वर्ग है, स्क्वायर है 100 का, तो ये बाहर आ गए रूट से, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे 72/100। अब 72/100 को आप क्या लिखते हो, आप सभी भली भांति परिचित हो, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसको हम 0.72 लिखते हैं भाग करने पर, ठीक है। आंसर आ गया आप लोगों का भी। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाले राजवंशों का सही कालानुक्रम क्या है दोस्तों। पहले क्या आया था दोस्तों, पहले आया था गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश आया था, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लास्ट में लोधी वंश आया था दोस्तों, ठीक है। आप सभी को पता लास्ट में लोधी वंश आया, तो ये डी वाला ऑप्शन तो कैसे हो सकता है, आपको पता नहीं दोस्तों। इब्राहिम लोधी वाला 1526 में दोस्तों बाबर आया था और इब्राहिम लोधी को हराया था पानीपत के पहले युद्ध में ना, तो लोधी वंश सबसे लास्ट में आएगा, है ना, जो ऑप्शन नंबर इसमें नहीं था, ठीक है। और यहाँ पे बी में खिलजी वंश कैसे आ गया, ये तो हो ही नहीं सकता, पहले गुलाम वंश बताया था ना दोस्तों, सेकंड नंबर पे खिलजी था, तो दूसरे नंबर तीसरे नंबर पे दोस्तों यहाँ पे तुगलक कैसे आ गया, बी दूसरे पे ना, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, दीवान ए अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी, बलबन, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक दोस्तों एक दीवान ए वंदगान लेके आया था, दीवान ए वंदगान ये किस प्रकार का विभाग था दोस्तों, ये एक प्रकार का कौन सा दास विभाग था, ये कौन सा दास विभाग था, सेवक वगैरह दास वगैरह नौकर वगैरह रखता ना, वैसा दास विभाग था, ठीक है, ये एक दास विभाग था, ठीक है। फिलहाल इसका आंसर आएगा बलबन, जो दोस्तों बहुत ही क्रूर शासक था, ये अपनी लौह एवं रक्त नीति के लिए जाना जाता था दोस्तों, ठीक है। बहुत ही दोस्तों, और दोस्तों सिजदा और पाबोस जैसी प्रथा भी इसी ने चलाई थी दोस्तों, ठीक है, कि मेरे दरबार में आओ तो झुक कर आओ, मेरे दरबार में आओ तो मतलब पैरों को चूमना, पाबोस वगैरह ऐसी प्रथाएं चलाई थी इस बलबन ने। बहुत क्रूर शासक था दोस्तों ये बलबन, गयासुद्दीन बलबन, ठीक है। इल्तुतमिश का दामाद था ये। एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते, 24, 28, 25 या 30। तो आप कहोगे गुरुजी भारत ने 24 पदक जीते। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ज्ञानेश कुमार, संजय मल्होत्रा, के संजय मूर्ति या आर वेंकटरमणि। दोस्तों अगर मैं इन ऑप्शन का ट्रीटमेंट करूं दोस्तों, तो दोस्तों ये जो संजय मल्होत्रा है दोस्तों, ये आरबीआई के 26वें गवर्नर है, आरबीआई के 26वें गवर्नर है दोस्तों, आरबीआई के 26वें गवर्नर, ठीक है। हाँ, के संजय मूर्ति दोस्तों ये कौन है दोस्तों, कैग के अध्यक्ष है, कैग जो आप लोग आर्टिकल 148 में पढ़ते हो ना कैग के बारे में, उनके ये अध्यक्ष हैं दोस्तों, ठीक है। हाँ, और जो आर वेंकटरमणि है दोस्तों, ये भारत के मान्यवादी हैं, मान्यवादी जिसको आप लोग दोस्तों इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल के, तो आर्टिकल 76 में इसका जिक्र है, अनुच्छेद 76 में इसका जिक्र है, लिख लो यहीं पर, कौन सा अनुच्छेद 76, ठीक है, अटॉर्नी जनरल, ठीक है। हाँ, तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा, ज्ञानेश कुमार आएगा, ऑप्शन नंबर ए को यहां से आप बिल्कुल लॉक कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी। 1925 का अधिवेशन दोस्तों, आप सभी को पता, भारत की पहली महिला, भारत की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी कौन, सरोजिनी नायडू दोस्तों, जिसने 1925 के अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। 1929 का दोस्तों लाहौर अधिवेशन, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की थी जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में दोस्तों, ठीक है। 1924 का दोस्तों बेलगांव अधिवेशन, जिसमें दोस्तों महात्मा गांधी जी ने क्या की थी, अध्यक्षता की थी। 1931 का कराची अधिवेशन, जिसमें किसने अध्यक्षता की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको लौह पुरुष कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया था, वही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सिजदा, जिसका अर्थ है घुटनों पर बैठकर शीश झुकाना, और पापोस यानी कि पांव को चूमना, ये परंपराएं किसने चालू की थी। अभी मैंने बताया था ना, जो स्टूडेंट एक्टिव होकर पढ़ रहा है उसको पता है इसका आंसर, ऑप्शन आएगा गयासुद्दीन बलबन। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी दोस्तों, भारत की पहली महिला शासिका कह लो या दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कह लो, भारत की पहली मुस्लिम शासिका कह लो या दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कह लो, तो बिल्कुल एक ही आंसर आएगा, रजिया सुल्तान शमशुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी दोस्तों, है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है दोस्तों। आर्टिकल 52 क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा दोस्तों। आर्टिकल 64 क्या कहता है कि जो राज्यसभा में जो पदेन सभापति होगा दोस्तों, वो उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। और उपराष्ट्रपति दोस्तों आपको पता ही हमारे भारत के कौन है, 15वें नंबर के हमारे भारत के उपराष्ट्रपति कौन बने, सीपी राधाकृष्णन, ठीक है, जो किसके राज्यपाल थे, महाराष्ट्र के राज्यपाल थे, ठीक है। आर्टिकल 72 क्या कहता है, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां, यहां पर मैं लिख दूं क्या, ये क्षमादान शक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट है, क्षमादान शक्तियां लिख देता हूं, पार्डन पावर से ना, यहां पर लिख देता हूं क्षमादान शक्तियां,
क्षमादान शक्तियां दोस्तों, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां हैं इसमें, ठीक है। आर्टिकल 64 तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। तो आर्टिकल 75 के तहत दोस्तों राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है दोस्तों। आर्टिकल 52 बता चुका हूं। फिलहाल इसमें महाभियोग प्रक्रिया आपसे पूछना, इसमें आर्टिकल में नहीं दे रखी, इसके लिए मैं लिख देता हूं। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग प्रक्रिया है दोस्तों वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है वो मैं लिख देता हूं, क्योंकि इसमें दिया नहीं दोस्तों। यहाँ पे आप ई ऑप्शन लगा लेंगे, ई ऑप्शन लगा के लिखेंगे दोस्तों। यहाँ पे यहीं पे लिखेंगे वो अनुच्छेद 61, क्या टिक करोगे, अनुच्छेद 61। इसमें दिया नहीं है तो आप लोग ये आंसर टिक करेंगे, अनुच्छेद 61। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब है, ठीक है। अनुच्छेद 61 ध्यान रखना, जिसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, जिसको इंग्लिश में इम्पीचमेंट सिस्टम कहते हैं। अगर राष्ट्रपति संविधान के किसी भी नियम का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें इम्पीचमेंट सिस्टम यानी कि महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। अब इस पासे में आपको दो के विपरीत बताना है, तो दो के विपरीत बताइए दोस्तों क्या आएगा। दो के विपरीत देखिएगा दोस्तों, जब दोनों एक ही दो पासे की एक ही सतह अगर आमने सामने विपरीत होती है दोस्तों, तो उसमें एक ये दोनों अपने आप विपरीत हो जाएंगी, ये इसके विपरीत हो जाएगी। तो दो के विपरीत 5 दिखेगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दी गई संख्या में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों, लगाइए लॉजिक। ये 353, ये 354, यानी +1 सामने सामने दिख रहा है। यहाँ पर देखेंगे -3 देखने को मिल रहा है, यहाँ पर देखेंगे +++5 देखने को मिल रहा है, यहाँ पर देखेंगे -7 देखने को मिल रहा है। अब आप देख पा रहे हो दोस्तों अभाज्य संख्या चल रही है 1 3 5 7। अगला नंबर क्या आ जाएगा दोस्तों, देखो विषम संख्या चल रही है, तो अगला नंबर 9 आएगा कि 9 आएगा 11 आएगा। देखो एक बार डिफरेंस चेक कर लेते हैं, +1 यहाँ पर -3, यहाँ पर +5 5, हाँ, और यहाँ पर देखेंगे 49 यानी कि यहाँ पर -7 हुआ, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, -7 हुआ, ठीक है, माइनस। तो अगला नंबर प्लस का आएगा, वो भी प्लस का 9 आएगा, प्लस का 9 करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्लस का 9 कर लो इसमें, तो कितना आ रहा है 9 9 18 की, यहाँ 34 और 1 35, यानी 358 है इसमें, हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए में। अगला क्वेश्चन देखेंगे फिलहाल आप लोग, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल। देखो दोस्तों आप लोग आर्टिकल 44 याद रखना, इसमें समान नागरिक संहिता दोस्तों, समान नागरिक संहिता, ठीक है। यहाँ पर आर्टिकल समान नागरिक संहिता ध्यान रखना, जिसको आप यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं, इंग्लिश में यूसीसी शॉर्ट में कहते हैं, ठीक है। आर्टिकल 48 दोस्तों ध्यान रखना, ये आर्टिकल आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, इनमें से एक आध, ठीक है। पंचायत का गठन, यहाँ पर आप टिक करोगे, पंचायत का गठन है दोस्तों, ठीक है। आर्टिकल 51 में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अशांति है, अंतर्राष्ट्रीय शांति है, अंतर्राष्ट्रीय शांति, इंटरनेशनल पीस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति, ठीक है। तो ये आर्टिकल इससे रिलेटेड, तो आप देख पा रहे होंगे आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने। अजय सेठ, एम सोमनाथन, वी नारायण या सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी तो नहीं है, तो आंसर आएगा वी नारायण। राष्ट्रीय वित्त रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों। 60 क्वेश्चन तक आपको अटेंड करना है क्लास को, पूरे सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे टिक करेंगे, ये क्या टिक करेंगे दोस्तों, नितिन गुप्ता टिक कर रहे हो, तो बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन 46, यदि शहद की कीमत में 15% की वृद्धि हो जाती है तो एक गृहिणी को शहद की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि खर्चे में वृद्धि ना हो। देखो दोस्तों 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 होती है, कितने 3/20, ये वैल्यू दोस्तों वृद्धि हो रही ना, यानी पहले 20 थी, अब 20 से करके कितनी 23 हो चुकी है, वृद्धि हो चुकी है 23 हो चुकी है दोस्तों। अब वो कह रहा है कितनी कमी करें कि ये पहले उसमें खर्चे में कोई भी वृद्धि ना हो, तो 3 की कमी करो भाई, किसके ऊपर, 20 के ऊपर नहीं दोस्तों, 20 के ऊपर करोगे तो गलत होगी, 23 के ऊपर, और आपको प्रतिशत में वैल्यू निकालनी है। तो कितना आएगा मेरे भाई, 300/23 आएगा दोस्तों, 300/23। अब इसमें भाग देके देख लो, और आंसर दोस्तों यहीं पर लिख लो, ये आंसर आपसे पूछा गया लगभग में, किसमें आएगा, लगभग में, यहीं पर नोट करके लिख लो, ये आंसर लगभग में है दोस्तों, यहाँ पे आगे लिखना भूल गई, लगभग में है ये, ठीक है। तो देख लो कितनी बार जाए, 23 सेकंड 23, 7 बचा 70, 23 69, 13 पॉइंट के समथिंग आंसर आ रहा है, और 13 के समथिंग ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, ठीक है। ये लगभग में आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति, अभी मैंने बताया था दोस्तों उपराष्ट्रपति कौन है, सीपी राधाकृष्णन दोस्तों, के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों, बताइए। तो अमित खरे अगर आप टिक करो तो बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति कौन है, सीपी राधाकृष्णन। अक्टूबर 2025 में आयुध सेवाओं के नए महानिदेशक कौन बने दोस्तों, तो ये बने लेफ्टिनेंट जनरल दीपक आहूजा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे, अरकू घाटी के आदिवासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है दोस्तों, तो धीमसा नृत्य है दोस्तों। कहाँ का है दोस्तों, धीमसा आंध्र प्रदेश का है, कहाँ का है, धीमसा आंध्र प्रदेश का, मेरे भाई ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। बगुरुम्मा किस जनजाति द्वारा पारंपरिक लोक नृत्य दोस्तों, तो असम की बोडो जनजाति। ये जनजाति कौन सी दोस्तों, असम की बोडो जनजाति है दोस्तों, ठीक है। असम की क्या है दोस्तों, बोडो जनजाति। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक था। गरीबी उन्मूलन 5वीं पंचवर्षीय योजना में था, इंदिरा गांधी जी का नारा था, ठीक है। जीवन में स्तर या खाद्यान्नों में उत्पादन में वृद्धि, तो इसका आंसर है खाद्यान्नों के उत्पादनों में वृद्धि। अगला क्वेश्चन,
और भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य दोस्तों कैसी पता, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी दोस्तों। 1951 से लेके 1956 तक इसका टाइम पीरियड रहा था दोस्तों। इसी में दोस्तों कहा था जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर किस मॉडल का पालन करती थी, अभी जस्ट बताया मैंने, तो बिल्कुल हेराल्ड डोमर मॉडल। किस पंचवर्षीय योजना में तीव्र और अधिक समावेशी का अवधारणा रखी गई थी दोस्तों, बताइए दोस्तों, तो वो थी 11वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम था? दिल्ली, पुदुचेरी, दमन और दीव, अंडमान और निकोबार। तो आप कहोगे दमन और दीव। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य क्या था? जनगणना मन हमारा देश हमारा भविष्य, भारत की प्रगति हमारी प्रगति, या हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो आप सभी को पता होगा हमारी जनगणना हमारा भविष्य। स्वतंत्र भारत की कुल 7वीं जनगणना थी और टोटल पूछेंगे तो ये 15वीं जनगणना थी, ठीक है, ध्यान रखना। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कुल जनसंख्या घनत्व कितना था दोस्तों? तो ये था दोस्तों, कितना था दोस्तों? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 58, राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है दोस्तों? तो ये कनाडा के देश के संविधान से प्रेरित है। और आप मुझे बताइए कि एक व्यक्ति एक या एक से अधिक मतलब 2 स्टेट का राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत होता है दोस्तों? प्लीज मुझे बताइए। मैंने कल की क्लास में पढ़ाया था दोस्तों कि एक व्यक्ति को हम एक या एक से मतलब दो स्टेट के राज्यपाल बना सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको एग्जांपल दूं कि महाराष्ट्र और गुजरात के राज्यपाल एक ही है, मणिपुर और नागालैंड के राज्यपाल एक ही है ना, तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं। मणिपुर और दोस्तों ये क्या नाम है, नागालैंड के राज्यपाल कौन है दोस्तों? अजय कुमार भल्ला साहब। और ये मतलब कि गुजरात और ये महाराष्ट्र के राज्यपाल एक ही है दोस्तों, एक वो कौन है दोस्तों? वो है आचार्य देवव्रत, है ना दोस्तों। तो ये फैक्ट आप लोग ध्यान में रखना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद ने मतदान की आयु 21 से घटकर 18 वर्ष कर दी है? 42वां संशोधन 1976, 73वां संशोधन जिसमें पंचायती राज को पंचायती राज का दर्जा दिया गया, 44वां संशोधन अधिनियम जिसमें दोस्तों मौलिक कर्तव्य को एक हटा दिया था, अधिकार को हटा दिया था दोस्तों। आपको सभी को पता ही होगा, संपत्ति के अधिकार को हटाया था 44वें संशोधन के तहत, ठीक है। 61वां संशोधन बिल्कुल राइट है दोस्तों। देखो मैंने आपको चारों ही संशोधन बता दिए हैं, इनमें से एक आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ये क्लास का अंतिम ये थोड़े और देख लो, फैक्ट देखो लिखे भी हुए। 71वां संशोधन जिसमें मणिपुरी कोंकणी नेपाली भाषा को जोड़ा गया। 21वां संशोधन सिंधी को 15वीं भाषा का दर्जा। 92वां संशोधन बोडो डोंगरी मैथिली संताली भाषा को जोड़ा गया। ये आप सारे संशोधन याद कर लो, ये सारे संशोधन याद कर लो, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं इस पे स्टार लगा देता हूँ, आपको पीडीएफ मिल जाएगी इसकी, बेफिक्र है। अभी मैं इसके बारे में जिक्र करूंगा। ये अंतिम प्रश्न देखो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन किया गया? तो आर्टिकल 360 है दोस्तों। ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। किसके? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई ये प्रक्रिया दोस्तों, ठीक है। तो फिलहाल आज का सेशन मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूं दोस्तों। आप मुझे बताइए कि आप लोगों ने 60 में से कितने क्वेश्चन बना लिए इस क्लास में, जैसा कि मैंने आपसे कमिटमेंट किया था स्टार्टिंग में, ठीक है। और वीडियो पसंद आई दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर लेंगे। आप सभी से निवेदन है, ज्यादा ज्यादा स्टूडेंट तक वीडियो को शेयर भी कर लेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले आपको प्रोवाइड करे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी दोस्तों, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। अगर आपको इस क्लास में किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। बाकी दोस्तों टोटल 60 क्वेश्चन कर रहा है, कमेंट जरूर करके बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए दोस्तों, ठीक है। 4 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट है, आज से 4 दिन बचे हुए दोस्तों। डेली क्लास अटेंड करो, सिलेक्शन 100% होगा दोस्तों। इसके 1 घंटे के बाद हमारी आरआरबी ग्रुप डी की क्लास आने वाली है 8 बजे, तो आप लोग उसको भी अटेंड कर लेना जिसने भी फॉर्म भरा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टूडेंट जय हिंद जय भारत।